नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबके घरों और हमारी रियल लाइफ से जुड़ा है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2026 के आर्थिक हालात और हाल ही में आई अलग-अलग रिपोर्ट्स को समझेंगे। हमारा मकसद उन सभी सर्वेज और डेटा को एक साथ लाकर उस छिपे हुए संकट को सामने लाना है जो चुपचाप आम परिवारों की सेविंग्स को खा रहा है। चलिए देखते हैं कि इस बढ़ती महंगाई में एक आम फैमिली कैसे अपने फाइनेंसेस को बचा सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में बढ़ी हुई सैलरी का मतलब ज्यादा अमीरी है? यूजुअली हम यही सोचते हैं ना कि अगर हर महीने आने वाला पेचेक बड़ा हो गया तो आर्थिक सुरक्षा पक्की। लेकिन क्या 2026 की स्थिति में ये बात सच है? आइए इन रिपोर्ट्स के आधार पर इस रियलिटी चेक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के इस रोड मैप में हम 5 अहम बातों पर फोकस करेंगे। हम बात करेंगे मिडिल क्लास वेज ट्रैप की, फाइनेंशियल स्ट्रेस की और क्यों सेफ सेविंग्स आजकल उतनी सेफ नहीं रहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक सॉलिड इमरजेंसी बफर कैसे बनाया जाए और फाइनली महंगाई को मात देने के लिए अपने पैसों को ठीक से इन्वेस्ट कैसे करें। ये एक पूरा एक्शनेबल ब्लूप्रिंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मिडिल क्लास वेज ट्रैप। ये एक ऐसी इल्यूजन है जहां पेपर पर तो लगता है कि हमारी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी में जेब पर दबाव और टेंशन बढ़ती ही जाती है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2015 में आमदनी 90,000 रुपये थी और आज बढ़कर 1.5 लाख हो गई है। तो पेपर पर तो ये एक बहुत बढ़िया 66% का जंप लगता है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। रेंट, बच्चों की स्कूल फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम्स लगभग डबल हो चुके हैं। यानी सैलरी में जो इंक्रीमेंट दिख रहा था वो इन जरूरी खर्चों के हाइपर इन्फ्लेशन में पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो सिचुएशन और भी टाइट है। डेटा क्लियरली दिखाता है कि अलग-अलग शहरों में रहने का खर्चा कितना ड्रास्टिकली अलग हो सकता है। 2026 के हिसाब से मुंबई जैसी जगहों का भारी रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस परिवारों पर एक बड़ी फाइनेंशियल पेनाल्टी की तरह काम करते हैं। उसके कंपैरिजन में कोलकाता जैसे शहर थोड़े अफोर्डेबल जरूर हैं, लेकिन डेली बजट तो हर जगह स्ट्रेच हो ही रहा है। चलिए इस डेटा को थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। 2026 में दूध की कीमतें 3 रुपए पर लीटर बढ़ चुकी हैं। गोल्ड लगभग 1,53,000 के रिकॉर्ड हाई पर है। और वो स्ट्रीट फूड का ब्रेकफास्ट जो कभी 20 रुपए में मिलता था वो अब सीधा 40 का हो गया है। जब ये छोटे छोटे खर्चे एक साथ जुड़ते हैं ना, तो पूरे महीने का बजट प्रैक्टिकली नाश्ते की टेबल पर ही हिलने लगता है। अब इन सब का असर सिर्फ बैंक अकाउंट पर ही नहीं पड़ता, इसका एक बहुत बड़ा इमोशनल टोल भी है जिसे हम फाइनेंशियल स्ट्रेस और बर्नआउट कहते हैं। आइए इस गंभीर मुद्दे को देखते हैं। यहां एक टर्म आती है संक कॉस्ट एंग्जाइटी। ये एक ऐसी तकलीफदेह स्थिति है जहां लोगों को लगता है कि उनके करियर में ग्रोथ तो रुक सी गई है, पर ईएमआई और फिक्स्ड बिल्स के बोझ की वजह से वो कोई नया रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। ये अपने ही एम्बिशन और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच फंस जाने का एहसास है। परिवारों के लिए इस फीलिंग को पहचानना बहुत जरूरी है। सोर्स मटेरियल में एक 35 साल की टेक प्रोफेशनल का एक कोट है जो एग्जैक्टली इस ग्राउंड रियलिटी को हिट करता है। उन्होंने बताया, मैंने जॉब्स चेंज की, नई स्किल सीखी, फिर भी लगता है कि एक खराब क्वार्टर आएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। इस एज में नए सिरे से स्टार्ट करना इम्पॉसिबल लगता है। मिलेनियल्स ने सारे रूल्स ठीक से फॉलो किए, लेकिन आर्थिक सुरक्षा वाली फीलिंग आज भी उनसे बहुत दूर है। और ये अकेले उनकी प्रॉब्लम नहीं है। पीडब्ल्यूसी के 2026 सर्वे से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। लगभग 59% एम्प्लॉयज अपने फाइनेंसेस को लेकर लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। और ये तनाव इतना ज्यादा है कि उनकी डेली प्रोडक्टिविटी और फोकस को बुरी तरह नष्ट कर रहा है। ये कल के रिटायरमेंट की टेंशन नहीं है दोस्तों, ये आज के महीने का खर्चा निकालने की जद्दोजहद है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाता है? बचत। लेकिन यही हमारा अगला पॉइंट है, द रिस्क ऑफ सेफ सेविंग्स। क्यों हमारी पुरानी सेविंग्स वाली अप्रोच अब फेल हो रही है? इसे नॉमिनल वेज ट्रैप कहते हैं। होता क्या है कि हमारी आमदनी नंबर्स में तो जरूर बढ़ रही होती है, लेकिन जो महंगाई है यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो उससे कई ज्यादा स्पीड से भाग रही होती है। नतीजा, हमारी खरीदने की क्षमता वहीं रुकी रहती है। सिर्फ बैंक में पैसे बचाकर रखने वाली जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी ना, वो मैथमेटिकली फेल होने के लिए ही बनी है। वो पैसा चुपचाप पिघल रहा है। थोड़ा ब्रूटल मत समझते हैं। ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर आपको लगभग 7% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल मिडिल क्लास महंगाई 10 से 12% की स्पीड से बढ़ रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मेडिकल इन्फ्लेशन तो 14% तक जा चुका है।
इस इक्वेशन को समझना जरूरी है। सुरक्षित बैंक रिटर्न्स अब सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह गए हैं और ये अग्रेसिव इन्फ्लेशन ही कड़ी सच्चाई है। जब इनकम से जरूरतें पूरी नहीं होती तो असर क्या होता है? ये सेंटेंस पूरी स्थिति को बखूबी जाहिर करता है। हम आज के सर्वाइवल के लिए कल की वेल्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग ईएमआईज और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स पर डिपेंड होने लगे हैं। सेविंग तो दूर की बात, कंजम्पशन डेट का एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें मिडिल क्लास लगातार फंसता जा रहा है। लेकिन घबराइए मत, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। यहां हमारा फोकस इस बात पर होगा कि इन सब से बचने के लिए एक सॉलिड इमरजेंसी बफर यानी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी कैसे तैयार की जाए। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले जमीन मजबूत होनी चाहिए। एक सिंपल मैथ है, अगर महीने का बुनियादी खर्चा 30,000 रुपए है तो आपके पास कम से कम 1.8 लाख का इमरजेंसी बफर होना ही चाहिए। ये कोई आम सुझाव नहीं है, ये मिनिमम सर्वाइवल रूल है। क्योंकि सोचिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और ये 6 महीने का फंड नहीं हुआ तो पिछले 10 साल की सारी सेविंग्स और कंपाउंडिंग एक झटके में खत्म हो सकती है। अब इस फंड को एलोकेट कैसे करना है? सीए नितिन कौशिक का ये इमरजेंसी फंड फॉर्मूला एक बहुत ही बढ़िया रोड मैप देता है। टोटल इमरजेंसी फंड का 10% कैश में अपने पास रखें, 20% पैसा किसी ऐसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में डालें जहां से तुरंत डिजिटल ट्रांसफर हो सके, और बाकी का जो बड़ा 70% हिस्सा है उसको लैडर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डालें। यहां रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसों की अवेलेबिलिटी होती है। इस लैडर्ड लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना बहुत आसान है। पहले अपने पूरे 6 महीने के खर्चों का टोटल कीजिए, उसमें से 10% कैश निकाल लीजिए, 20% किसी अच्छे डिजिटल बैंक अकाउंट में डालें, और अब सबसे मेन चौथा स्टेप, जो 70% बचा है ना, उसे एक सिंगल बड़ी एफडी में मत डालिए, उसे 4 अलग अलग छोटी एफडीज में तोड़ दीजिए। इससे होगा ये कि अगर इमरजेंसी आई तो आपको सिर्फ जरूरत के हिसाब से एक छोटी एफडी तोड़नी पड़ेगी और बाकी पर इंटरेस्ट बनता रहेगा। अब इमरजेंसी फंड बन गया, परफेक्ट। अब वक्त है अपने डिफेंसिव माइंडसेट को बदलकर एक ऑफेंसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अपनाने का। आखिर आगे बढ़ना भी तो जरूरी है ना? इस माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत क्यों है? देखिए, सिर्फ लो यील्ड बैंक अकाउंट्स में अपनी पूरी रकम छोड़ देना अब फायदेमंद नहीं रहा। आज की नेसेसिटी ये है कि हम ऐसे ग्रोथ एसेट्स में हिस्सेदारी बनाएं जिनकी स्पीड हमारे बढ़ते खर्चों से तेज हो। पुराने तरीके की सेविंग अब इस हाइपर इन्फ्लेशन का बिल्कुल सामना नहीं कर सकती। तो एक वेल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखता कैसा है? स्टेबिलिटी और टैक्स बचत के लिए पीपीएफ और एफडीज अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ और ग्रोथ चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईबीज बेस्ट हैं। और महंगाई को डायरेक्टली हेज करने के लिए गोल्ड ईटीएफ्स का सहारा लिया जा सकता है। ये क्लियर फ्रेमवर्क मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच सेफ्टी, लिक्विडिटी और ग्रोथ का एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखता है। अगर इन सारी बातों को सम अप करें तो ये सर्वाइवल ब्लूप्रिंट बनता है। नंबर 1, अपना इमरजेंसी कॉर्पस सबसे पहले बनाएं। नंबर 2, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए लोन्स के जाल से बचें। नंबर 3, पर्सनल फाइनेंस को एक ऐसी स्किल समझें जिसे हर रोज सीखना और बढ़ाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी आमदनी से हमेशा कम खर्च करने की आदत डालें। इस आर्थिक माहौल में सर्वाइव करने के लिए ये चेंजेस बेहद जरूरी हैं। इन सभी बातों के बाद मैं चाहता हूं कि आप सब इस सवाल पर थोड़ा सोच विचार जरूर करें। क्या परिवार का बजट सिर्फ आज की लाइफस्टाइल और खर्चों को फंड कर रहा है या कल की आर्थिक आजादी को सच में सिक्योर कर रहा है? आज लिए गए आपके छोटे छोटे फैसले ही आने वाले कल का आर्थिक रास्ता तय करेंगे। पुराने तरीकों से आगे बढ़कर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का वक्त आखिर आ ही गया है। इस पर जरूर सोचिए।